Hello students, my name is Pawan Kumar and you are watching Rational Academy and you are very welcome to my channel. And today we will be doing the second part of chapter 1 Resources and Development class 10th. So earlier we have discussed so many things in our first part and now we will be doing the remaining part of this chapter. Okay students, so here the chapter continues from land degradation and conservation in India. So first of all, these two terms are different from each other, land degradation and conservation of land, you can say, in India. So basically we will read all these things in Indian context. भारत के संदर्भ में हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहला है हमारा लैंड डिग्रेडेशन और दूसरा है लैंड कंजर्वेशन. सो पहले इसका मतलब ही हम लोग जान लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है. So, land degradation is the reduction or loss of the biological or economic productivity and complexity of land resulting from natural processes, land use or other human activities, and inhabitation patterns such as land contamination, soil erosion and the destruction of the vegetation cover. So, अगर हम इसको सीधी सरल भाषा में बोलें तो लैंड डिग्रेडेशन का हमारा क्या मतलब होता है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड है उसका रिडक्शन होना, यानी उसमें कमी आ जाना या उस ज़मीन को हम खो दें काफ़ी सारी चीज़ों के वजह से. इसमें कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, यानी कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, जो कि जिसमें हमारे नेचुरल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हैं कि लैंड डिग्रेडेशन जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी होता है, यानी पर्यावरण के वजह से भी होता है. लैंड यूज़ यानी अलग अलग काम के लिए अगर हम जगह को यूज़ कर लेते हैं, जो हमारी फर्टाइल यानी उपजाऊ ज़मीन, अगर उसको हम किसी और काम के लिए यूज़ कर लें तो उसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को तो आप लोग जानते ही होंगे कि मानव क्रियाओं के वजह से भी कई सारी ऐसी मानव क्रियाएं हैं जिनके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. अब मानव क्रियाओं की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारी होती हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग हो गया या सॉइल इरोजन हो गया, या हम लोग लैंड कंटामिनेट करते हैं यानी भूमि प्रदूषण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सब करते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी ज़मीन जो है वो खराब हो जाती है. अब इसमें बेसिकली जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें हम इसके कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. तो सबसे पहले जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया. डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा है वो हम खुले में फेंक देते हैं. डिफोरेस्टेशन हम लोग करते हैं. डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना. ओवर ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि जो हमारे कैटल्स हैं, आप रूरल एरिया यानी गांव वाले एरिया में देखोगे कि वहाँ पर लोग अपने जानवरों को जो है घास के मैदानों में ले जाते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में घास खा लेते हैं. तो उसके वजह से वहाँ का जो लैंड है वो ख़राब हो जाता है. माइनिंग एक्टिविटीज़ है हमारी, कई सारी जगह हम माइनिंग करते हैं, उसके वजह से भी हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है. उसके बाद में क्वारिंग भी एक रीज़न है इसका. ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मतलब ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. तो कुछ स्टेट्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं, जैसे कि हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया. तो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होने का मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ और डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मिनरल्स और अदर थिंग्स के लिए जो करते हैं उसके वजह से वहाँ का जो ज़मीन है वो ख़राब हो रहा है. अब अगला इसका रीज़न है, यहाँ पर देखें हम, जैसे स्टेट है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है. ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों को कुछ ज़्यादा ही मात्रा में घास में ले जाना, या वो ज़्यादा ही अगर घास खा लें तो. अब उसके बाद में अदर स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है. तो यहाँ पर क्या है, ओवर इरिगेशन होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. अब आप लोग सोचोगे कि ओवर इरिगेशन करने की वजह से लैंड डिग्रेड कैसे हो सकता है. तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जब यहाँ के लोग जो हैं लैंड को इरिगेट करते हैं यानी सींचते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सींच देते हैं ज़मीन को. उसके वजह से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो पानी के साथ में वॉश आउट हो जाती है, यानी चली जाती है पानी के साथ में बह करके. और जहाँ पर वो इकट्ठा होती है वहाँ पर जो है काफ़ी सारी पानी में कई सारी चीज़ें मिल करके वो पानी जो है सलाइन हो जाता है, यानी
नमक की मात्रा और एल्कलिनिटी इसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो खेत की ज़मीन होती है वो तो खराब होती है पानी से वॉश आउट होकर के। बाकी जो है हमारा ये जहाँ वो पानी रुकता है कहीं पे भी अगर स्टोर हो जाता है तो वहाँ पर ये एल्कलिनिटी और ये सैलिनिटी इनके वजह से वो ज़मीन भी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से ये ओवर इरिगेशन की वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है वो डिग्रेड होती है। अब उसके बाद में सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज। अब देखो सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि जो रॉक्स होती हैं उनको पीसते हैं और पीस करके मतलब सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। सेरेमिक इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है। तो जो पीसते हैं उस मटेरियल को, उससे क्या होता है उसके बहुत छोटे छोटे पाउडर बना देते हैं। तो पाउडर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल करके फिर ज़मीन में मतलब जब गिरते हैं वो, तो वहाँ की ज़मीन भी जो है उसकी वजह से ख़राब हो जाती है हमारी। सो ये थे हमारे कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बट अगर हम इस बुक की बात करें तो उसमें यही कॉज हमें दे रखे हैं। और अगली स्लाइड में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स लैंड कंजर्वेशन इन इंडिया। तो हम लैंड कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? सो कंजर्व करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। हम अफॉरेस्टेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन आप लोग जानते होंगे, ये अपोजिट है हमारा डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन में जैसे हम ज़मीन को काट देते हैं, वैसे अफॉरेस्टेशन में हम काफ़ी सारे ह्यूज मात्रा में या बड़ी मात्रा में पेड़ों को उगा करके जंगलों को दोबारा से पनपाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला दे रखा है हमारा इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अब प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग से हमारा क्या मतलब है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कहीं पे भी हमारे अगर कैटल्स जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही घास एक जगह पे ना खाएं। अगर थोड़ी एक जगह खाई है तो उसको दूसरी जगह ले जाएं ताकि वहाँ पर दोबारा से घास वगैरह वो उग जाए, उसको टाइम मिले रिसाइकल होने के लिए। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है हमें प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, शेल्टर बेल्ट्स? तो शेल्टर बेल्ट्स हमारा स्टूडेंट्स ऐसा रहता है, इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये है हमारा स्टूडेंट, देखो आप ये देख रहे होगे, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पर भी हमारे घास के मैदान हो या कोई भी कल्टिवेटेड फील्ड हो, तो उसके एक लाइन में मतलब या चारों तरफ हम जो है ट्रीज लगा देते हैं, बहुत सारे ट्रीज लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो विंड है उसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो खराब नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जैसे हमने बताया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। उसके बाद में क्या होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड रीजन्स। तो अब जैसे एरिड रीजन है वहाँ पर अगर लैंड डिग्रेडेशन हमारा ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सैंड ड्यून बना सकते हैं हम। ठीक है, वहाँ पर क्या करें हम, थॉर्नी बशेस वाले जो कांटेदार ये छोटे छोटे पौधे जो उगते हैं वहाँ पर वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा देने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगला पॉइंट हमें दे रखा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। अब काफ़ी सारे हमारे वेस्ट लैंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट लैंड जैसे वेस्ट पड़ा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, और हम जो है फर्टाइल लैंड जो होती है उसको दूसरे काम में जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हमें जो है उस फर्टाइल लैंड को छोड़ करके हमें जो वेस्ट लैंड पड़ा है हमारा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी हो हमें तो हमें ज़्यादातर इस वेस्ट लैंड का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। अब माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना हमारे लिए ज़रूरी है कि अब क्या होता है कई बार जैसे माइनिंग करने वाले हैं, जब तक माइनिंग का काम चल रहा है वहाँ पे तो चलता रहेगा, बट एक बार जब वो माइनिंग का काम बंद होता है तो उस जगह को वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका कुछ मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं किया जाता ठीक से। अगला पॉइंट है इसमें हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी सारे हमारे आप लोग जानते होंगे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली हम जो है बिना उनका ट्रीटमेंट किए छोड़ देते हैं। तो जब वो केमिकल हमारे लैंड पे या कहीं भी किसी भी ज़मीन पे जाता है तो वो उस जगह को ख़राब कर देता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ मेथड्स थे हमारे जिनके वजह से हम ये लैंड कंजर्वेशन को पॉसिबल कर सकते हैं इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सॉइल एज ए रिसोर्स।
अब आप लोग कहेंगे कि सॉइल सच में है बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं और भी जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो सब कहाँ से मिलता है हमको? वो सब सॉइल से ही मिलता है। ओके, आगे जो है हमारा सॉइल के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये बेसिकली कई तरीके से होता है। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो वेदरिंग प्रोसेस होता है। और वेदरिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स ये रहता है कि मान लो कोई रॉक है, उसके ऊपर रैपिडली जो है दिन के टाइम में गर्मी पड़ती है, रात के टाइम में ठंडी पड़ती है, तो उसकी वजह से वो रॉक कमज़ोर होती है और धीरे धीरे जो है मतलब एक परत के परत वो झड़ने लगती है। और वही जो है रॉक छोटे छोटे एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में बदल करके क्ले वगैरह उसमें मिल करके वो सॉइल में कन्वर्ट होती है। और इस प्रोसेस को जो है मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसलिए सॉइल जो है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो नेक्स्ट है इसमें हमारा रिलीफ पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो अब ये सारे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। पेरेंट रॉक यानी कि बेड रॉक को हम बोलते हैं, जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ रॉक्स भी होती हैं छोटी छोटी। तो वही जो है वेदरिंग प्रोसेस करके मतलब ये सॉइल का फॉर्मेशन पॉसिबल करते हैं। ठीक है, और कई तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें और काफ़ी टाइम भी लगता है हमारा। अब उसके बाद में एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज़, डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अब रनिंग वाटर भी हमारा कैसे हेल्पफुल है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। विंड भी हेल्पफुल है और ग्लेशियर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी मदद करती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। सो अब आप स्टूडेंट सोचेंगे कि मतलब रनिंग वाटर कैसे हमारी मदद करता है सॉइल फॉर्मेशन में। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं वो जब पानी के अंदर होती हैं किसी रिवर वगैरह में, तो वो पानी के साथ बहते हुए चलती जाती हैं और कहीं ना कहीं टकरा टकरा के वो पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वही पार्टिकल्स जा कर के कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं किसी किनारे पे, रिवर के किसी किनारे पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उसी से सॉइल फॉर्मेशन हमारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है हमारा स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो बेसिकली ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप की हमारी सॉइल मिलती है और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस टाइप की उसमें क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफिकेशन की अगर बात, तो उसमें सबसे पहली जो हमारी सॉइल आती है एलुवियल सॉइल आती है। तो एलुवियल सॉइल को हम जो है बांगर और खादर एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। अब ये ऐसा कैटेगराइजेशन किसकी वजह से कर रखा है? तो ये जो है सॉइल की एज के बेसिस पे हमने एलुवियल सॉइल को दो पार्ट्स में बांट रखा है। बांगर एलुवियल सॉइल जो होती है हम उसे ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं और खादर एलुवियल सॉइल जो है उसे हम न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। तो बांगर जैसे कि इसके नाम से ही पता है हमें, ओल्ड एलुवियल तो यानी कि ये पुरानी मिट्टी होती है और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके आगे। अब मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल एंड इम्पॉर्टेंट covers states northern plains, some part of Rajasthan and Gujarat and in eastern coastal area। तो अब अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करें कि ये सॉइल हमारी कहाँ कहाँ मिलती है, तो जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है या नहीं वो मैं भी आपको बताता हूँ। राजस्थान का जो कुछ पार्ट है और गुजरात का, और ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, यहाँ पर जो है ये इस तरीके की जो सॉइल है वो हमारी मिलती है। अब इसको हम एक मैप की मदद से समझते हैं। चलिए मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एलुवियल सॉइल जो है हमारे यहाँ सेकंड नंबर पे दे रखा है इसमें, ये रहा एलुवियल सॉइल। और अगर इस ग्राफ में देखें तो ये पूरा जो ये हिस्सा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है ये हमारा। और आप यहाँ देखेंगे ये सारा का सारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा। और ये कुछ हिस्सा जो है जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात और ये राजस्थान, यहाँ पर जो है ये एलुवियल सॉइल हमारी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स,
और सबसे ज़्यादा फैली हुई सॉइल मानी जाती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल ये मानी जाती है हमारी। तो अब चलते हैं अपने सॉइल की तरफ। तो अब देख लिया आपने मैप में कि किस किस एरिया में ये हमारी एलुवियल सॉइल मिलती है। अब ये जो है मतलब किस तरीके से बनती है सॉइल, तो ये सॉइल जो है हमारी गंगा रिवर और इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर जो हैं ऑलमोस्ट जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स से गुजरती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये सॉइल्स जो है डिपॉजिट होती हैं इन रिवर्स की मदद से। अब इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें इस सॉइल की, तो इसमें हमें सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं, सिल्ट्स मिलते हैं, क्ले इसके अंदर होती है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस सॉइल में पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये 3 केमिकल कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, जो कि बहुत हद तक मदद करते हैं हमारे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो करने में। और अगर हम क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप्स हम इस सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें हमारी आती है शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल और पल्सेस टाइप की जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब एक ये मैंने इसमें एक इमेज ऐड किया है कि इस टाइप की आपकी जो है ये एलुवियल सॉइल दिखती है। अब कभी गए होंगे उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा साइड में अगर गए होंगे तो आपने ज़रूर देखी होगी इस टाइप की सॉइल। तो इस टाइप की सॉइल को ही हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की सॉइल में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी आती है ब्लैक सॉइल, या फिर हम इसे रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस सॉइल की अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली कॉटन के कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज़्यादातर इस सॉइल के अंदर हम कॉटन को कल्टीवेट कर सकते हैं। सॉइल के अगर हम कलर की बात करें तो जैसे कि इसमें बता ही रखा है कि ब्लैक सॉइल, तो जाहिर सी बात है इसका टेक्सचर भी जो है ब्लैक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो क्लाइमेट कंडीशन एंड पेरेंट रॉक रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस सॉइल, यानी कि इस सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी पर्यावरण, स्टूडेंट्स इस सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इसका टेक्सचर जो है इस तरीके का होता है। अब स्प्रेड इन दक्कन ट्रैप रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट दक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लेव फ्लॉज। सो अब ये अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें कि कहाँ कहाँ ये फैली हुई है, तो ये दक्कन प्लेटू ट्रैप जो बसाल्ट रीजन है वहाँ पर है हमारी, और नॉर्थ ईस्ट दक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारा वहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में ये कौन कौन से और अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें ये कवर करती है इनको, तो महाराष्ट्र आ जाता है उसमें, सौरशास्त्र नाम की एक जगह है वहाँ पर, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, अब इसको कौन कौन से स्टेट में ये होती है ये सॉइल, उसको दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा से उस मैप की तरफ ले चलता हूँ जो हमने एलुवियल सॉइल में देखा था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें दे रखा है ब्लैक सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्लैक सॉइल के लिए ये जो पार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें ये सारा का सारा पार्ट जो है ये यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ का भी कुछ हिस्सा जो है ये इसी में होती है। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे कि मतलब अगर आपको इधर से कंपेयर करेंगे इसमें, तो ये महाराष्ट्र देखोगे ये भी इसी में आ रहा है हमारा, छत्तीसगढ़ भी है ऑलमोस्ट, जो वेस्टर्न छत्तीसगढ़ है वो भी कवर कर रही है, और साथ ही साथ में ये मध्य प्रदेश का हिस्सा भी मतलब ऑलमोस्ट इसी में ही आ रहा है। तो इस तरीके से स्टेट को हम जो है ये सॉइल के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब चलते हैं वापस अपने, अब इसके केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि कंपोजिशन की बात करें इस सॉइल के, तो इसमें जो है क्लेई मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है, और क्लेई मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से इसकी एक और क्वालिटी हमें पता चलती है कि ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, तो जितने ज़्यादा फाइन पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा ये मॉइस्चर को होल्ड कर पाएगी।
अब इस सॉइल में जो है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटैश और लाइम, ये सारे चीज़ें होते हैं। बट इस सॉइल में एक चीज़ की कमी होती है जो कि हमारा फॉस्फोरिक कंटेंट, यानी फॉस्फोरिक कंटेंट जो है इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले टाइप की सॉइल के बारे में। अगली टाइप की हमारी सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। स्टूडेंट्स, ये एक ही सॉइल है, इसको रेड ही बोलते हैं, बट कई जगह पे रेन की वजह से यानी पानी की वजह से कई जगह रेड कलर की दिखती है और कई जगह पे ये येलो कलर की दिखती है। तो इसीलिए ये दोनों सॉइल एक ही हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके अगर हम पढ़ें, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau। यानी जो ये रेड सॉइल है हमारी, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के वजह से जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, यानी जिस जगह पे कम बारिश होती है वहाँ पर हमारी ज़्यादा डेवलप होती है, यानी ज़्यादा मिलती है हमें। और रेड एंड येलो सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी इन जगह पे ये मिलती है। उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, साउदर्न पार्ट जो है हमारे गंगन प्लेन्स के, और पीडोमेंट जॉइंट्स में मिलती है और वेस्टर्न घाट में भी मिलती है। उसके बाद में दे रखा है अगला, दिस सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आप ये सोचोगे कि इसका रेड कलर किस वजह से होता है, तो रेड कलर इसका आयरन क्रिस्टलाइन के वजह से होता है। इस रॉक के अंदर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये सॉइल रेड दिखती है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी ये मिट्टी अगर गीली होती है जब, तो ये थोड़ी बहुत येलो कलर की दिखती है। ओके, तो ये था हमारा रेड सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अब चलते हैं अगले टाइप की सॉइल में। उसके बाद में आती है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमारी कौन सी होती है? अब इसको ये जो नाम मिला है लेटराइट सॉइल, ये कहाँ से है? लैटिन वर्ड लेटर से आया, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में ये जो सॉइल है डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यानी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए इस सॉइल के लिए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल। उसके बाद में अगला, डेवलप्स बिकॉज ऑफ लीचिंग प्रोसेस ऑफ रेन। अब यानी कि ये जो सॉइल है हमारी, तो इसमें ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। लीचिंग प्रोसेस हमारा स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर मान लो जो सॉइल होती है उसके कंपोनेंट्स का रेन वाटर की वजह से वॉश आउट हो जाना, यानी बह जाना या निकल जाना, वो हमारा प्रोसेस जो है वो हमारा लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो रेन की वजह से जो सारे इसके मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, इसके लिए ही मतलब इसी वजह से ये सॉइल जो है वो डेवलप होती है। अब इसके अगर हम नेचर की बात करें तो ये सॉइल एसिडिक होती है नेचर में, क्योंकि इसका पीएच लेवल जो है वो 5 से ज़्यादा होता है, यानी 6 करीब होता है पीएच लेवल। पीएच लेवल के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये जो सॉइल है मतलब प्लांट ग्रो करने के लिए मतलब इसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होते, मतलब उपलब्ध मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जिसकी वजह से हम इसमें प्लांट को ग्रो कर सकें। अब उसके बाद में ज़्यादातर ये जो है साउदर्न स्टेट्स में मिलती है सॉइल, और वेस्टर्न घाट के रीजन्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी होती है कई जगह पे, ओडिशा में होती है, और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलती है हमें। अब जिस जगह पे ये होती है, यानी जिस जगह यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले एरिया में या एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में अगर ये सॉइल मिलती है तो वहाँ पर जो है उस सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बट दूसरी जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती तो वहाँ इस सॉइल में ह्यूमस बहुत कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसमें मान लो कल्टीवेशन का काम करना चाहते हैं तो हमें इसको काफ़ी अप्रोप्रिएट मात्रा में या मेथड्स अपना करके कंजर्व करना पड़ेगा, और तब जा करके हम इसमें कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में किया जाता है, और उसको करने के बाद में वहाँ पर टी, कॉफ़ी और ये कैशू नट जो है वो ग्रो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
ये हो गया हमारा लिटरेट सॉइल के बारे में। ये टेक्सचर में देखने में कुछ ऐसी लगती है। अब उसके बाद में अगला है हमारा एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो एरिड सॉइल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइप की जो सॉइल है वो डेजर्ट्स में ही ज़्यादातर हमें मिलती है। तो अब इसके टेक्सचर की बात करें तो ये रेड से ब्राउन कलर की होती है और इसका सैंडी टेक्सचर होता है, यानी देखने में ये रेत की तरह लगती है। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ये सलाइन होती है। सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है इस सॉइल में। अब ये सलाइन किस वजह से होती है नेचर में, आपको पता होना चाहिए कि इस सॉइल में जो है सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसीलिए जो है मतलब यहाँ पर जो भी मान लो अगर पानी होता है सॉइल के अंदर, तो वहाँ से मतलब इसमें से कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा। अब उसके बाद में इस सॉइल में ह्यूमस की बहुत कमी होती है, मॉइस्चर भी बहुत कम होता है क्योंकि इस जगह पे जहाँ ये सॉइल होती है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इस सॉइल का जो ह्यूमस है और मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हो आप इसके बारे में। और ये कुछ इस तरीके की दिखती है, आप देख लो अगर आपको समझ में आ रहा तो। अगला है हमारा इसमें फॉरेस्ट सॉइल। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट सॉइल को हम अगर कैटेगराइज करना चाहें तो उसके भी अलग अलग टेक्सचर होते हैं और अलग अलग प्रकार होते हैं। अब कई सारे आपने देखा होगा फॉरेस्ट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन होती है और कई जगह पे ऐसे फॉरेस्ट भी होते हैं जहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में रेन नहीं होती। तो अगर हम ऐसे माउंटेन्स एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर जो है टेक्सचर इनका अलग अलग होता है। सो ये जो सॉइल है ये लूमी टेक्सचर की होती है वैलीज वगैरह में। माउंटेन के जो नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पर मान लो दो माउंटेन्स हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है ज़मीन वाला उसको वैली बोलते हैं। तो वहाँ पर उस जगह पे ये सॉइल जो है इसका टेक्सचर लूमी होता है, सिल्टी होता है हमारा वैली वाले रीजन में। और जो अपर पार्ट होता है हमारा मतलब माउंटेन्स वगैरह का, वहाँ पर इनका टेक्सचर जो है वो ग्रेन्ड होता है, कोर्स ग्रेन्ड अपर पार्ट में या अपर स्लोप्स में माउंटेन के। और जहाँ पर स्नो कवर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर डेन्यूडेशन होता है और एसिडिक नेचर जो है इनका होता है और ह्यूमस की क्वांटिटी वहाँ पर कम होती है। जहाँ पर स्नो कवर माउंटेन्स होते हैं जैसे हिमालयन रीजन हो गया, जो माउंटेन बर्फ़ से हमारा घिरा होगा वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है। सो द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स डेन्यूडेशन का क्या मतलब होता है। डेन्यूडेशन मतलब वो सारे रीजन्स आते हैं जिसकी वजह से सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, उसका बह जाना या वॉश आउट हो जाना, वो सारे रीजन्स ही हमारे डेन्यूडेशन कहलाते हैं। ठीक है। अब जो सॉइल इरोजन है हमारा वो दो तरीकों से हो सकता है। इसके नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं और ह्यूमन कॉजेज भी हो सकते हैं। सो नेचुरल कॉजेज में हमारा क्या हो सकता है कि जैसे विंड हो गया या रेन हो गई, ये सारे हमारे नेचुरल कॉज है जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन ये दोनों बैलेंस्ड प्रोसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस मतलब एक तरफ जैसे मान लो नेचुरल कॉजेज की वजह से सॉइल जो है वो अगर इरोजन हो रही है तो वहीं नेचुरल प्रोसेस से ही सॉइल जो है फॉर्मेशन भी सॉइल का उसी टाइम होता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हैंड इन हैंड चलती हैं और बैलेंस्ड में रहती हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारी की सारी जो बैलेंस्ड एक्टिविटी है इरोजन और फॉर्मेशन की, ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि मान लो ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इनके वजह से ये फॉर्मेशन और इरोजन का जो बैलेंस प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉइल इरोजन के इसमें टाइप्स के इसमें बता रखा है कि पहला होता है गुलीज इरोजन। सो गुलीज इरोजन हमारा कैसा होता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, गुली इरोजन क्या होता है कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी अगर आप किसी रूरल एरिया में गए होगे, अगर वहाँ पर रेन होती है तो रेन का जो वाटर है वो कई बार सीधा सीधा फ्लो होता है कई जगह से आकर के। जैसे ऐसे देखो, ये आप देख रहे होगे यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, मान लो वाटर आ रहा है और फिर जो है क्या होता है कि एक चैनल बना लेता है सीधा सीधा। तो कंटिन्यूसली जो वाटर है वो इस तरीके से करता रहता है
तो वहाँ पर क्या होता है, एक चैनल सा बन जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि कई जगह पे हो जाता है, जैसे कि यहाँ से इधर से हो गया, मतलब जमीन के अंदर से वो पानी निकलने लगता है, बहने लगता है। तो इस टाइप का जो हमारा इरोजन होता है, इससे क्या होता है, कई सारी जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो बह करके इस चैनल के थ्रू निकल जाती है। ये रिवर में चली जाती है या फिर किसी ऐसी जगह स्टोर हो जाती है जहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो जहाँ पर भी इस टाइप का इरोजन होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन का काम करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है हमारा गुली इरोजन, यानी कि व्हेन सॉइल इज वॉश्ड ऑफ बाय द चैनल ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगला है हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है कि स्टूडेंट, जैसे कि मान लो ये हमारा एक लैंड का पीस है। ओके, तो अब ऊपर से रेन गिरी और ये पूरा जो एरिया है उसमें से पानी फ्लो होने लगा। पानी फ्लो हो रहा है सीधा 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 सीधा। तो मतलब जो एक पूरे बड़े सरफेस एरिया में पानी बहता है एक पूरा फैल करके, तो वो भी क्या करता है, एक पूरे खेत की या पूरे फील्ड की जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको वो अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इरोजन होता है उसे हम शीट इरोजन बोलते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, यानी जब बड़े से एरिया में सीधा सीधा पानी जो है बिना चैनल बनाए सीधा सीधा बह जाता है तो हम उसे शीट इरोजन बोलते हैं। अब उसके बाद में अगला आता है स्टूडेंट्स हमारा विंड इरोजन। सो विंड इरोजन स्टूडेंट्स हमारा कैसे होता है कि जो मान लो काफ़ी तेज चलने वाली हवा है, अगर वो चल रही है तो वो क्या करेगी, अपने साथ में जो सॉइल होगी उसको ब्लो करके ले जाएगी, यानी अपने साथ बहा करके ले जाएगी, उड़ा करके। तो जिस जगह से वो उड़ेगी सॉइल, वहाँ पर तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, और जिस जगह पर वो सॉइल डिपॉजिट करेगा फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब erosion caused by defective farming methods like ploughing up and down slopes forms channels for water to erode the soil। अब ये जो है स्टूडेंट्स काफ़ी जो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स है, जैसे कि हमारा प्लफिंग है, उसकी वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो उसकी वजह से कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो हमारी फील्ड, ओके स्टूडेंट्स, और हम देख रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर या नीचे की तरफ ना स्लोप है, बहुत नीचे की तरफ, मतलब ऊपर जो है ऊंचाई है और नीचे जो है काफ़ी ढलान हो रही है हमारी। तो अब फार्मर्स भी क्या करते हैं, अगर वो मान लो अपने खेत को प्लफ कर रहे हैं, यानी कि जुताई कर रहे हैं अगर अपने खेत की, तो अगर उसको इस तरीके से डाउन स्लोप में, मतलब नीचे की तरफ को अगर वो कल्टीवेट करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि कई बार, जैसे कि मान लो इसको प्लफिंग करने के बाद में जब हम इसको इरिगेट करते हैं, यानी इसमें सिंचाई करते हैं, तो ये स्लोप्स की वजह से ना चैनल्स बन जाते हैं बहुत सारे पानी जाने के। तो इसके वजह से भी जो पानी है वो वॉश आउट कर देता है हमारी फर्टाइल सॉइल को। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसी में यही बता रखा है कि अप एंड डाउन स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर वाटर टू इरोड द सॉइल, यानी प्लफिंग जो करते हैं अप डाउन स्लोप्स में, यानी हमें कभी भी प्लफिंग अगर करना है तो जहाँ पर हमारा ढलान आ रही हो उसके सीधाई में नहीं करना, हमें उसकी जगह ऐसे ऐसे में वो कर लेना, हॉरिजेंटली। अगर मान लो डाउन स्लोप्स है, नीचे को स्लोप्स है, तो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटली मतलब फील्ड को प्लफ कर सकते हो। अगर मान लो आपका जो स्लोप है वो हॉरिजेंटल है, मतलब इस तरीके से स्लोप है अपना, मान लो इस साइड को स्लोप है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वर्टिकली प्लफिंग कर सकते हो। वर्टिकली प्लफिंग करने से क्या होगा कि जो वाटर है वो वहीं पे ही होल्ड रहेगा, अपनी फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा सॉइल इरोजन के बारे में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके बाद दे रखा है हमें सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, अब जैसे कि हमने स्टूडेंट पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि मतलब क्या क्या रीजंस हैं और कितने तरीके के हमारे सॉइल इरोजन होते हैं। अगर उन्हीं चीज़ को हम रिवर्स कर दें तो हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो उसके टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, तो पहला जो है ये काउंटर प्लफिंग दे रखा है। जो मेथड अभी मैंने आपको समझाया ना स्टूडेंट्स, ये जो मेथड मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाया कि अगर डाउन स्लोप अगर हमारा वो लैंड है, मतलब ढलान नीचे की तरफ है,
तो हमें कल्टीवेशन हॉरिजेंटल करना, प्लफिंग जो है हमें हॉरिजेंटल करना चाहिए। अगर हमारा स्लोप हॉरिजेंटल है तो हमें प्लफिंग डाउन करना चाहिए। ओके, और उसके बाद में इसका यही हमें बता रखा है कि काउंटर प्लफिंग का हमारा इसमें यही मतलब है कि अगर हमारा स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है तो हमें हॉरिजेंटल प्लफिंग करनी चाहिए, और अगर हमारा स्लोप जो है हॉरिजेंटल है तो हमें वर्टिकल प्लफिंग करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में हमारा टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारा अगर स्लोप्स हम देखते हैं, इसको जो है हम एक पिक्चर की हेल्प से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ पिक्चर की तरफ। ये स्टूडेंट्स, ये है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन यानी कि हम मान लो हमारा बड़ा सा अगर लैंड है, तो हम जिस साइड को अगर स्लॉप देख रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, इस टाइप के ऐसे स्टेयर्स या टेरेस बना देंगे। एक तरीके से हम इसमें टेरेस बना देंगे, जिससे क्या होगा कि पानी जो है बहेगा नहीं, वो खेत के अंदर ही यानी फील्ड के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी, वाटर जो है वो होल्ड रहेगा हमारे फील्ड में, वो अपने साथ सॉइल को मतलब इरोड करके अपने साथ वॉश आउट करके नहीं ले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में हमारा स्ट्राइप क्रॉपिंग। स्ट्राइप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, लार्ज फील्ड शुड बी कट इनटू द स्ट्राइप्स विच विल रिड्यूस द विंड फोर्सेस टू इरोड द सॉइल। अब उसमें ये है हमारा स्टूडेंट्स स्ट्राइप क्रॉपिंग। अब स्ट्राइप क्रॉपिंग करने से क्या होता है, हमारा इसके दो फायदे होते हैं स्टूडेंट्स। पहला, जो विंड है अगर वो आएगी तो वो मतलब सॉइल को जो है अपने साथ ब्लो करके नहीं ले जाएगी, और दूसरा अगर मान लो रेन भी आती है तो भी जो ये खाली स्पेस आप यहाँ देख रहे हो फील्ड्स के अंदर, इसके अंदर पानी भर जाएगा और बहेगा नहीं, वो अपने साथ सॉइल को वॉश आउट करके नहीं ले जा पाएगा, अपने साथ बहा करके नहीं ले जा पाएगा पानी को। सो ये हम दूसरा टेक्निक अपना सकते हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तीसरा जो हमारा टेक्निक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज। सो शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्री क्या होता है, अ बेल्ट ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग साइड ऑफ द फील्ड टू स्टॉप सॉइल इरोजन। तो उसको आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि मान लो ये आपकी फील्ड है, तो आप क्या करोगे, उसके चारों तरफ जो है ना ट्रीज लगा दोगे। इसमें एक तरफ ही दिखा रखा है, बट आपको क्या करना होगा कि उसमें चारों तरफ लगा दो ट्रीज। उससे क्या होगा कि अगर मान लो काफी तेज हवा चल रही है तो जो एयर का प्रेशर है वो ट्रीज जो है वो कम कर देंगे, और जब एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो फील्ड पे हमारा कम प्रेशर बना पाएगी है, और अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल है उसको ब्लो करके नहीं ले जा पाएगी। इस तरीके से हम जो है मतलब ये शेल्टर बेल्ट का यूज करके अपनी सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पार्ट इस वीडियो का, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके की आपको इस वीडियो में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो का जो PDF है वो भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने फेलो मेट्स को बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।